बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस। सेकेंड ईयर आज हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। चैप्टर 3 में हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस स्टडी किया था। 4 बेसिक स्टेप्स जो डिज़ाइन के होते हैं। फर्स्ट इज एनालिसिस, उसके बाद डेटा मॉडलिंग, फिर डेटाबेस डिज़ाइन जिसमें लॉजिकल और फिजिकल दोनों शामिल हैं, एंड फाइनली द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। इसको हमने चैप्टर 3 में इस सारे प्रोसेस को स्टडी किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? इट इज़ द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा का सही होना डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा था। Constraints जो हैं they are consistency rules that the database is not permitted to violate। कुछ consistency के rules होते हैं कि database को उनको violate करने की इजाज़त नहीं होती, जिसके ज़रिए से data integrity ensure की जाती है। कुछ basic data integrity constraints, 2 constraints बहुत basic हैं और आपके कोर्स में जो शामिल हैं। First is entity integrity। एंटिटी इंटीग्रिटी कहती है कि नो एट्रीब्यूट ऑफ ए प्राइमरी की शुड कंटेन नल्स। जो प्राइमरी की है किसी भी टेबल की, किसी रिलेशन की, वो बाज़ चूँकि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके भी बन सकती है, तो प्राइमरी की का कोई भी एट्रीब्यूट नल नहीं होना चाहिए। उससे क्या मसाइल आ सकते हैं ये आप देख सकते हैं। जैसे कि इस टेबल में अगर आप देखें तो रोल नंबर और सब्जेक्ट जो है ये मिला के प्राइमरी की बना रहे हैं दोनों एट्रीब्यूट्स, और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है मार्क्स। तो की एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की है वो रोल नंबर और सब्जेक्ट से मिलके बन रही है। अब अगर आप इमेजिन करें कि रोल नंबर नल हो या सब्जेक्ट नल हो, तो फिर मार्क्स डिटरमिन नहीं किए जा सकते। जब आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर भी पता हो और उसका सब्जेक्ट भी पता हो, तो इस टेबल से आप उस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट के मार्क्स डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर रोल नंबर नहीं पता या सब्जेक्ट नहीं पता, इन दोनों में से एक भी एट्रीब्यूट अगर नल होता है तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, तो एंटिटी इंटीग्रिटी कहती है कि नो एट्रीब्यूट ऑफ ए प्राइमरी की शुड कंटेन नल्स। प्राइमरी की में से कोई भी एट्रीब्यूट किसी एट्रीब्यूट में नल नहीं हो सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये क्या कहती है? ये फॉरेन की के बारे में है। ये कहती है कि इफ फॉरेन की एग्जिस्ट्स इन ए रिलेशन, अगर एक रिलेशन में फॉरेन की है तो फिर क्या होना ज़रूरी है? ईदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स होम रिलेशन, या तो उस फॉरेन की वैल्यू होम रिलेशन के प्राइमरी की किसी वैल्यू से मैच करेगी, और द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी कम्प्लीटली नल, और या फिर फॉरेन की वैल्यू कम्प्लीटली नल होगी। इन दो बातों में से एक बात होना ज़रूरी है। अगर फॉरेन की है, या तो फॉरेन की कम्प्लीटली नल होगी, और या फिर वो फॉरेन की का जो होम रिलेशन है उसमें किसी टपल से प्राइमरी की से उसका मैच करना ज़रूरी है। सेंस टू, जैसे आप इस एग्जांपल में देखें तो पेशेंट और फिजिशियन दो टेबल्स हैं यहाँ। पेशेंट के टेबल में फिजिशियन कोड जो है वो फॉरेन की है जो कि फिजिशियन के टेबल से आ रही है। अब जाहिर है या तो पेशेंट के टेबल में देखें, या तो हो सकता है कि किसी पेशेंट को भी फिजिशियन असाइन नहीं ना हुआ हो, उस केस में फिजिशियन कोड नल होगा। लेकिन अगर असाइन हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू लाजमी मैच करनी चाहिए फिजिशियन के टेबल में फिजिशियन कोड से। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब मैच कर रही हैं। ME1008 फिजिशियन के टेबल में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। वो कौन है? दैट इज़ डॉक्टर नासरा। अगर यहाँ कोई ऐसी वैल्यू होती है बिलफर्ज ME1011, तो अब ये फिजिशियन के टेबल में है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दिस कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्योंकि दैट डज नॉट मेक सेंस कि उसको एक फिजिशियन असाइन हो गया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है।
तो जब भी फॉरेन की होगी या तो वो नल होगी और या फिर उसकी वैल्यू पेरेंट टेबल में, होम टेबल में लाजमी प्राइमरी की से मैच करेगी किसी टपल से, यानी उसका रिकॉर्ड लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होगा। Normalization is the process of converting complex data structures into simple and stable data structures. Normalization क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल और स्टेबल स्ट्रक्चर्स में, एंड इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंस क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंस जो है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि फॉर एनी रिलेशन आर, एट्रीब्यूट B is functionally dependent on attribute A, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A arrow B से, कब? If for every valid instance of A, the value of A uniquely determines the value of B. अगर A के for every valid instance of A से B की वैल्यू निकाली जा सकती है यूनिकली, तो हम कहते हैं कि B functionally dependent on A। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एक कोर्स का रिलेशन है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसके, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर जो है ये प्राइमरी की हैं, और तीसरा एट्रीब्यूट है कोर्स डेट। तो इस केस में स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर से कोर्स डेट को निकाला जा सकता है। सो कोर्स डेट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नंबर। अगर हमें स्टूडेंट का आईडी पता हो, कोर्स नंबर पता हो, तो हम उससे कोर्स डेट निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप इमेजिन करें स्टूडेंट का टेबल है, उसमें जो स्टूडेंट का रोल नंबर है और नेम है लेट से, तो नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। अगर हमें रोल नंबर पता है तो हम उससे नाम निकाल सकते हैं कि क्या है उस स्टूडेंट का। ठीक है जी, ये होती है फंक्शनल डिपेंडेंस। नॉर्मलाइजेशन से पहले, ये तो नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी हमने बात की, लेकिन कुछ चीज़ें उससे पहले ज़रूरी होती हैं। बिफोर नॉर्मलाइजेशन द एंटिटी एट्रीब्यूट लिस्ट मस्ट बी चेक्ड फॉर एरर्स। हमें एंटिटी और एट्रीब्यूट्स की लिस्ट चेक करनी होती है कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। कुछ हिडन प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं, सम कॉमन हिडन प्रॉब्लम्स, वो क्या है? नंबर 1 इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सिनोनिम्स, नंबर 2 होमोनिम्स, नंबर 3 रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 4 इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। हम इन चारों को बारी बारी देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं। सिनोनिम्स का क्या होता है प्रॉब्लम? टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। जब भी एक ही इंफॉर्मेशन के लिए दो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाएं, तो उसको सिनोनिम्स का प्रॉब्लम फिर वहाँ राइज होता है। और इसको हम किस तरह हल करते हैं? इफ़ एन एंटिटी रिजाइड्स इन मोर देन वन एंटिटी, if an attribute लिखना था, sorry, if an attribute resides in more than one entity, we make sure that all entities use same attribute name. अगर एक एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा एंटिटीज़ में मौजूद है, तो तमाम एंटिटीज़ में उसका नाम जो है वो सेम होना चाहिए, वरना फिर सिनोनिम्स का प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, ये दो एंटिटीज़ हैं, आइटम और सप्लायर। आइटम के एट्रीब्यूट्स हैं स्टॉक नंबर, आइटम कलर और सप्लायर कोड, और सप्लायर के एट्रीब्यूट्स हैं सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम। अब ये है सिनोनिम्स का प्रॉब्लम। ये एरर आप देख सकते हैं कि आइटम और दोनों में सप्लायर कोड मौजूद है। आइटम में उसका नाम सप्लायर कोड है और सप्लायर में उसका नाम सप्लायर आईडी है। तो ये दो सिनोनिम्स हो गए ना, सेम इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट नाम हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें फिर सेम नाम यूज़ करना पड़ेगा। या तो हम दोनों जगह सप्लायर कोड यूज़ कर लें, या दोनों जगह फिर सप्लायर आईडी इस्तेमाल करें। Second one is the problem of homonyms. Homonyms क्या होते हैं? When same name is used for two different attributes. उसका opposite है ये synonyms का, homonyms, कि अब नाम same है जबकि attributes different हैं। For example, customer और supplier, let's say दो entities हैं और दोनों में नाम कंपनी नेम चूज कर लिया, तो ये जो है ये फिर एरर है, जबकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं।
तो बेहतर होगा कि हम सप्लायर में सप्लायर नेम इस्तेमाल कर लें। अगर दो इंफॉर्मेशंस डिफरेंट हैं तो उनके नाम भी डिफरेंट होने चाहिए। और एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का यही पर्पस होता है कि एट्रीब्यूट्स को वहाँ रखा जाए वेयर दे बिलोंग, उनको उनकी सही जगह पे होना चाहिए। तो जब इंफॉर्मेशन डिफरेंट है उनके नाम भी डिफरेंट होने चाहिए, और अगर इंफॉर्मेशन सेम है तो फिर उसका नाम भी सेम होना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम इज रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज। बाज़ ऐसे हो जाता है कि एक ही इंफॉर्मेशन को दो मुख्तलिफ तरीके से सेव कर लिया जाता है रिलेशंस में, जिसकी वजह से रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि ये आप देखें, एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड है, अगर हम एम्प्लॉय एज का एट्रीब्यूट भी रख लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ का भी, तो अब इन दोनों की ज़रूरत नहीं थी हमें। अगर हमारे पास लेट से सिर्फ एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ, तो उससे एम्प्लॉय की एज निकाली जा सकती है। तो एम्प्लॉय एज को सेपरेटली स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल वेस्ट आवर स्पेस। बिला वजह इतनी जगह ज़ाया हो रही होगी। जिस वक्त अगर एज निकालनी पड़ी तो वो एज डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट का डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये थर्ड हिडन प्रॉब्लम है जो हो सकता है। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। Attributes occur whose values can be expressed as yes/no indicators cannot all be true for any single entity. बाज़ ऐसा होता है, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं रख बना लेते हैं हम टेबल में कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एक वक्त में वो सब ट्रू नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, हमने दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं, मैरिड का और सिंगल का। अब एक एम्प्लॉय जो है वो या तो मैरिड होगा या सिंगल होगा, तो हमें यहाँ दो एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं थी। हम एक ही एट्रीब्यूट रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस, और उसका स्टेटस M हो अगर एक बंदा मैरिड है और S हो अगर वो सिंगल है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा जो है वो उसको मर्ज करके एक ही एट्रीब्यूट बनाया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हमने स्टडी किए जो कि हो सकते हैं डेटा में, जिनको हमें नॉर्मलाइजेशन से पहले रिमूव करना होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है, और 3 नॉर्मल फॉर्म्स आपके कोर्स में शामिल हैं, 1, 2 एंड 3 NF, उनको हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीं करके तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन जी।